टॉपिक फर्स्ट गर्भावस्था 30 वन लाइनर। पहला, गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन या 40 सप्ताह। दूसरा, गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर 0 से 12 सप्ताह, दूसरा 13 से 28 सप्ताह, तीसरा 29 से 40 सप्ताह। गर्भावस्था की पुष्टि करने वाला हार्मोन HCG। सातवां, गर्भावस्था का संभावित लक्षण मासिक धर्म का न होना। आठवां, गर्भावस्था का निश्चित लक्षण भ्रूण हृदय ध्वनि। नवा, क्विकनिंग महसूस होती है 18 से 20 सप्ताह पर। 10वां, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार नाशपाती जैसा हो जाता है। 11वां, चैडविक साइन, योनि का नीलापन होता है। 12वां, गुडेल साइन, सर्विक्स का नरम होना। 13वां, हेगार्स साइन, इस्थमस का नरम होना। 14, भ्रूण की हृदय धड़कन सुनाई। उत्तर 10 से 12 सप्ताह पर। 15वां, गर्भावस्था में वजन वृद्धि 11 से 12 kg। 16वां, आयरन की दैनिक आवश्यकता 60 mg। फोलिक एसिड की आवश्यकता 400 माइक्रोग्राम। 18, गर्भावस्था में HB सामान्य 11 ग्राम से अधिक। 19वां, गर्भावस्था में BP खतरे सीमा 140/90 mmOPG से अधिक। 20वां, गर्भावस्था में सूजन को एडिमा कहा जाता है। 21वां, गर्भावस्था में उल्टी मतली मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानी जाती है। 22वां, गर्भावस्था में गर्भाशय की ऊपरी सीमा फंडस के नाम से जानी जाती है। 23वां, टर्म ऑफ प्रेगनेंसी 37 से 42 सप्ताह। 24वां, प्री टर्म प्रेगनेंसी 37 सप्ताह से पहले। 25वां, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी 42 सप्ताह के बाद होने वाली। 26वां, गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव 800 से 1000 ml होता है। 27वां, अधिक एमनियोटिक द्रव पॉलीहाइड्रोमिनियास, कम एमनियोटिक द्रव ओलिगोहाइड्रोमिनियास कहलाता है। 29वां, गर्भावस्था में ANC की न्यूनतम विजिट 4 होनी चाहिए। 30, गर्भावस्था देखभाल का उद्देश्य माँ व भ्रूण की सुरक्षा है। टॉपिक 2, प्रसव 31 लाइनर। पहला, प्रसव की परिभाषा, भ्रूण व प्लासेंटा का निष्कासन। दूसरा, प्रसव के कुल 3 चरण होते हैं। पहले चरण में सर्विक्स का फैलाव होता है। दूसरे चरण में शिशु का जन्म। तीसरे चरण में प्लासेंटा का निष्कासन होता है। पहले चरण में सर्विक्स का फैलाव 0 से 10 सेंटीमीटर होता है। एक्टिव फेज शुरू होता है 4 सेंटीमीटर से। 8वां, नॉर्मल लेबर ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा में 12 से 14 घंटे होती है। 9वां, नॉर्मल लेबर ड्यूरेशन मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे होती है। 10वां, ट्रू लेबर पेन की विशेषता नियमित व बढ़ती प्रसव पीड़ा है। 11वां, फॉल्स लेबर पेन ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन के कारण होता है। 12वां, शो का अर्थ रक्त व म्यूकस का मिश्रण है। 13वां, एंगेजमेंट का अर्थ भ्रूण सिर का पेल्विस में उतरना है। 14वां, स्टेशन 0 स्टेम स्पाइन स्तर है। 15वां, नॉर्मल प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। 16वां, नॉर्मल पोजीशन LAO लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। 17वां, फीटल लाई लॉन्गिट्यूडनल सबसे सामान्य। 18वां, फीटल एटीट्यूड फ्लेक्शन। 19वां, क्राउनिंग सिर का स्थायी दिखना। 20वां, बीरिंग डाउन एफर्ट्स दूसरे चरण में स्त्री द्वारा लगाए जाते हैं। 21वां, इफ्यूजोटोमी का उद्देश्य पेरिनियल टियर को रोकना। 22, नॉर्मल ब्लड लॉस प्रसव में 500 ml। 23, तीसरे चरण की सामान्य अवधि 5 से 15 मिनट। 24वां, AMTSL का प्रयोग PPH की रोकथाम के लिए किया जाता है। 25वां, AMTSL में मुख्य दवा ऑक्सीटोसिन। 26, रिटेंड प्लासेंटा 30 मिनट से अधिक होने पर भी प्लासेंटा पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता तो ये स्थिति रिटेंड प्लासेंटा कहलाती है। 27वां, प्रोलॉन्ग्ड लेबर लंबा प्रसव। 28, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रुकावट वाला प्रसव। 29, प्रेसिपिटेट लेबर अत्यधिक तेज प्रसव। 30वां, प्रसव का मुख्य लक्ष्य सेफ डिलीवरी। टॉपिक 3, प्लासेंटा 31 लाइनर। पहला, प्लासेंटा की परिभाषा, माँ व भ्रूण के बीच वाला सेतु जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। दूसरा, प्लासेंटा का निर्माण पूर्ण होता है 12 सप्ताह में। तीसरा, प्लासेंटा का सामान्य वजन 500 से 600 ग्राम। चौथा, प्लासेंटा का सामान्य व्यास 15 से 20 सेंटीमीटर। 5वां, प्लासेंटा की मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। 6ठा, प्लासेंटा का सामान्य प्रकार डिस्कोइड। 7वां, प्लासेंटा का भ्रूणीय भाग कोरियन फ्रंडोसम। 8वां, प्लासेंटा का मात्र भाग डेसिडुआ बेसिलस। 9वां, प्लासेंटा की सतह मात्र व भ्रूणी 2 सतह। 10वां, अम्बिलिकल कॉर्ड की नलिकाएं 2 आर्टरी प्लस 1 वेन। 11वां, प्लासेंटा का मुख्य कार्य पोषण व गैस विनिमय। 12वां, भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है प्लासेंटा द्वारा। 13वां, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन प्लासेंटा द्वारा होता है। 14वां, प्लासेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन HCG। 15वां, एस्ट्रोजन स्राव प्लासेंटा
करता है। 16वां प्रोजेस्टेरोन स्राव प्लासेंटा द्वारा होता है। 17वां प्लासेंटा बैरियर का कार्य संरक्षण के लिए। 18वां प्रश्न है प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा ग्रीवा के पास या ऊपर स्थित होता है। 19वां प्लासेंटा प्रीविया का लक्षण दर्द रहित रक्तस्राव होता है। 20वां अब्रप्शो प्लासेंटा में प्लासेंटा का समय पूर्व अलगाव हो जाता है। 21वां अब्रप्शो प्लासेंटा का लक्षण दर्दयुक्त रक्तस्राव। 22वां प्रश्न है रिटेंड प्लासेंटा का समय 30 मिनट से अधिक होने पर भी प्लासेंटा पूर्ण रूप से बाहर नहीं आता। 23वां सक्सेंचुएट प्लासेंटा प्लासेंटा में अतिरिक्त लोब का होना। 24वां बेटलडोर प्लासेंटा स्थिति में गर्भनाल प्लासेंटा में किनारे से जुड़ती है। 25वां वेलामेंटोस इंसर्शन प्लासेंटा झिल्ली से गर्भनाल का जुड़ना। 26वां प्लासेंटा एक्रीटा अत्यधिक चिपकाव होना। प्लासेंटा इनक्रीटा प्लासेंटा मायोमेट्रियम तक होना। 28वां प्लासेंटा पेक्रिटा गर्भाशय को भेदना। 29वां प्लासेंटा का निष्कासन तीसरे चरण में होता है। 30वां प्लासेंटा का महत्व भ्रूण जीवन की रक्षा। टॉपिक 4 नवजात शिशु की देखभाल 1 लाइनर 30। पहला, जन्म के तुरंत बाद शिशु को सुखाने का मुख्य उद्देश्य हाइपोथर्मिया से बचाव है। दूसरा, नवजात में सामान्य श्वसन दर 30 से 60 प्रति मिनट होती है। तीसरा, जन्म के 1 से 5 मिनट पर अपगार स्कोर का आकलन किया जाता है। चौथा, नवजात का सामान्य हृदय दर 120 से 160 प्रति मिनट होती है। पांचवा, नवजात में पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। छठा, कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी अधिक होती है। सातवां, जन्म के बाद नाल को काटने का सही समय 1 से 3 मिनट है। आठवां, नवजात को पहली बार कब स्तनपान कराया जाता है? उत्तर, जन्म के 1 घंटे के भीतर। नवजात में सामान्य शरीर तापक्रम 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। 10वां, नवजात में विटामिन के रक्तस्राव रोकने के लिए दिया जाता है। 11वां, नवजात में मेकोनियम पहला मल होता है। 12वां, मेकोनियम का रंग हरा काला होता है। 13वां, नवजात में सामान्य वजन 2.5 से 3.5 kg होता है। 14वां, कम जन्म वजन 2.5 kg से कम। 15वां, नवजात में रिफ्लेक्स का उदाहरण कौन सा है? उत्तर, सकिंग रिफ्लेक्स। 16वां, नवजात को स्नान कब कराना चाहिए? उत्तर, 24 घंटे के बाद। 17वां प्रश्न है नवजात में आँखों की प्रोफिलैक्सिस क्यों की जाती है? उत्तर, संक्रमण से बचाव हेतु। 18वां, नवजात में सामान्य मूत्र त्याग कब तक होना चाहिए? उत्तर, 24 घंटे के भीतर। 19वां, नवजात में सामान्य लंबाई कितनी होती है? उत्तर, 48 से 52 सेंटीमीटर। 20वां प्रश्न है जन्म के बाद त्वचा से त्वचा संपर्क का लाभ क्या है? उत्तर, तापमान नियंत्रण। 21वां, नवजात में पीलिया सामान्यतः कब दिखाई देता है? उत्तर, जन्म के 2 से 3 दिन बाद। 22वां प्रश्न है पैथोलॉजिकल पीलिया कब माना जाता है? उत्तर, 24 घंटे के भीतर होने वाला पीलिया। 23वां प्रश्न है नवजात में नाभि की देखभाल का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर, नाभिनाल को साफ व सूखा रखना जिससे संक्रमण से बचाव हो सके। 24वां, नवजात शिशु को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? उत्तर, हेपेटाइटिस, OPV और BCG। 25वां, जन्म के समय शिशु का रोना क्यों जरूरी है? उत्तर, फेफड़ों के फैलाव हेतु। 26वां प्रश्न है नवजात में कैपुट सक्सीडम क्या है? उत्तर, सिर की सूजन। 27, नवजात में फोंटेनेल सामान्यतः कब बंद होते हैं? उत्तर, 12 से 18 माह में। 28, नवजात में सामान्य रक्त शर्करा स्तर कितना होता है? उत्तर, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक। 29, नवजात में सेप्सिस का प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकता है? उत्तर, सुस्ती। 30वां, नवजात की पहचान हेतु क्या लगाया जाता है? उत्तर, पहचान टैग। टॉपिक 5 प्रसूति जटिलताएं या PPH 31 लाइनर। पहला, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को PPH पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। दूसरा, PPH की परिभाषा 500 ml से अधिक रक्तस्राव होना। तीसरा, प्राइमरी PPH 24 घंटे के भीतर होता है। सेकेंडरी PPH 24 घंटे के बाद से 6 सप्ताह तक होता है। पांचवा, PPH का सबसे सामान्य कारण यूटेराइन अटोनी। छठा, यूटेराइन अटोनी गर्भाशय का न सिकुड़ना होता है। सातवां, PPH के 40 का टोन टिश्यू ट्रॉमा और थ्रम्बिन होता है। आठवां, PPH की पहली प्रबंधन क्रिया फंडल मसाज है। 9वां, PPH में पहली दवा ऑक्सीटोसिन है। 10वां, AMTSL का उद्देश्य PPH की रोकथाम है। 11वां, रिटेन्ड प्लासेंटा 30 मिनट से अधिक प्लासेंटा का पूर्ण रूप से बाहर न आना। 12वां, प्लासेंटा एक्रीटा प्लासेंटा का असामान्य चिपकाव।
13वां प्लासेंटा प्रीविया दर्द रहित रक्तस्राव। 14वां अपरप्शु प्लासेंटा दर्द युक्त रक्तस्राव। 15वां यूटेराइन इन्वर्शन गर्भाशय बाहर पलटना। 16वां शोक का प्रमुख लक्षण बीपी गिरना। 17 हाइपोवोलेमिक शोक अत्यधिक रक्तस्राव के कारण। 18वां एक्लेम्पसिया की पहचान दौरे आना। 19वां एक्लेम्पसिया में दवा मैग्नीशियम सल्फेट दी जाती है। 20वां प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण बीपी प्लस प्रोटीनूरिया। 21वां एपीएच का पूर्ण रूप एंटीपार्टम हेमरेज। 22वां प्रश्न है एपीएच के मुख्य कारण प्लासेंटा प्रीविया या प्लासेंटा अब्रप्शन। 23वां प्रश्न है सेप्सिस का अर्थ संक्रमण। 24वां प्रश्न है प्यूपेरियल सेप्सिस का अर्थ प्रसवोत्तर संक्रमण। 25वां प्रश्न है फीवर प्यूपेरियम में संक्रमण का संकेत होती है। 26वां डीआईसी का पूर्ण नाम डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोंगुलेशन। 27वां ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का खतरा रप्चर्ड यूटेरस में होता है। 28वां रप्चर्ड यूटेरस गर्भाशय का फटना। 29वां हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अर्थ जटिलताओं की संभावना अधिक। 30वां प्रश्न है ऑब्स्ट्रक्टेड कॉम्प्लिकेशन का लक्ष्य मैटरनल एंड फीटल सेफ्टी होता है। टॉपिक 6 फैमिली प्लानिंग 31 लाइनर। पहला परिवार नियोजन का उद्देश्य जन्म नियंत्रण व अंतराल रखना। दूसरा आइडियल बर्थ स्पेसिंग 3 वर्ष। तीसरा फैमिली प्लानिंग के प्रकार टेम्परेरी व परमानेंट। चौथा टेम्परेरी मेथड का उदाहरण कंडोम। 5वां बैरियर मेथड का उदाहरण कंडोम। पुरुष कंडोम का लाभ एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से सुरक्षा। 7वां महिला कंडोम बैरियर मेथड के अंतर्गत आता है। 8वां ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। 9वां कॉम्बिनाइड ओरल पिल ली जाती है 21 दिन तक। 10वां प्रोजेस्टिन ओनली पिल मिनी पिल के नाम से जानी जाती है। 11वां इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 72 घंटे के अंतर्गत ली जाती है। 12वां आईयूसीडी का उदाहरण कॉपर टी 380 एंगस्ट्रॉन। 13वां हार्मोनल आईयूसीडी मिरेना। 14वां आईयूसीडी का कार्य इम्प्लांटेशन रोकना। 15वां पोस्ट प्लासेंटल आईयूसीडी डिलीवरी के तुरंत बाद लगाई जाती है। 16वां इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डीएमपीए डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट। 17वां इम्प्लांट मेथड नो प्लांट। 18वां नेचुरल मेथड सेफ पीरियड। 19वां एलएम मेथड लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। 20वां एलएएम लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड प्रभावी अवधि 6 महीने। 21वां फीमेल स्टरलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानी जाती है। 22वां मेल स्टरलाइजेशन वेसेक्टोमी। 23वां वेसेक्टोमी में शुक्राणु नलिका वास डिफरेंस को काटा जाता है। 24वां ट्यूबेक्टोमी में नलिका फेलोपियन ट्यूब को काटकर बांधा जाता है। 25वां परमानेंट मेथड की विशेषता स्थायी होती है। 26वां फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग का समय एएनसी पीरियड व पीएनसी पीरियड। 27वां एमटीपी एक्ट 1971 में आया। 28 मेडिकल अबॉर्शन ड्रग मिफेप्रिस्टोन। 29 कॉपर टी का प्रभाव काल 10 वर्ष। 30 फैमिली प्लानिंग का लाभ मात्र व शिशु दोनों के लिए। टॉपिक 7 प्यूपेरियम 31 लाइनर। पहला प्रसवोत्तर काल की परिभाषा प्रसव के बाद का समय। दूसरा प्रसवोत्तर काल की अवधि 6 सप्ताह या 42 दिन। तीसरा गर्भाशय का वापस सामान्य होना इन्वोल्यूशन कहलाता है। चौथा गर्भाशय इन्वोल्यूशन पूरा होता है 6 सप्ताह में। 5वां प्रसव के बाद गर्भाशय ऊंचाई नाभि पर होती है। 6वां गर्भाशय प्रतिदिन घटता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। 7वां प्रसवोत्तर स्त्राव को लोकिया कहते हैं। 8वां लोकिया रूबरा की अवधि 3 से 4 दिन। 9वां लोकिया सेरोसा की अवधि 4 से 10 दिन। 10वां लोकिया अल्वा की अवधि 10 दिन के बाद। 11वां नॉर्मल लोकिया की गंध फिशी स्मेल। 12वां प्रसवोत्तर दर्द आफ्टर पेन्स। 13वां आफ्टर पेन्स अधिक होते हैं मल्टीपेरा में। 14 स्तन दूध से भरना ब्रेस्ट एनगोलमेंट कहलाता है। 15वां दूध बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन। 16वां दूध निकालने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन। 17वां प्रसव के बाद मासिक धर्म रुकना लैक्टेशनल एमिनोरिया। 18वां प्रसवोत्तर संक्रमण प्यूपेरियल सेप्सिस कहलाता है। 19वां प्यूपेरियल सेप्सिस का संकेत बुखार। 20वां प्रसवोत्तर रक्तस्राव सेकेंडरी पीपीएच।
21वां प्रश्न है, सब इन्वोल्यूशन का अर्थ गर्भाशय का ठीक से न सिकुड़ना। 22वां प्रश्नोत्तर व्यायाम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। 23 प्रश्नोत्तर आहार प्रोटीन व आयरन युक्त लेना चाहिए। 24वां प्रश्नोत्तर स्वच्छता संक्रमण की रोकथाम करती है। 25वां एपिजियोटोमी केयर पेरिनियल केयर। 26वां प्रश्नोत्तर खतरे का संकेत अधिक रक्तस्राव। 27 प्रश्नोत्तर फॉलोअप 6 सप्ताह के बाद। 28वां प्रश्नोत्तर परिवार नियोजन महत्वपूर्ण। 29वां माँ शिशु साथ रखना रूमिंग इनके अंतर्गत आता है। 30वां प्यूपेरियम देखभाल का लक्ष्य माँ का पूर्ण स्वास्थ्य। टॉपिक 8 एंटीनेटल केयर 31 लाइनर। पहला, एंटीनेटल केयर का अर्थ गर्भावस्था पूर्व देखभाल। दूसरा, एंटीनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य माँ व भ्रूण की सुरक्षा। तीसरा, एएनसी की न्यूनतम विजिट 4। चौथा, पहली एएनसी विजिट पहले ट्राइमेस्टर में। अर्ली रजिस्ट्रेशन 12 सप्ताह से पहले। एएनसी कार्ड का उपयोग रिकॉर्ड हेतु। हरे एएनसी विजिट में जांच वजन बीपी जांच का उद्देश्य प्रीएक्लेम्शिया की पहचान। 9वां एचबी जांच का उद्देश्य एनीमिया पहचान। 10वां गर्भावस्था में सामान्य एचबी 11 ग्राम पर डीएल से अधिक। 11वां यूरिन टेस्ट शुगर व एल्ब्यूमिन जांच हेतु। एएनसी में पेट की जांच फंडल हाइट नापने हेतु। फंडल हाइट माप सप्ताह के अनुसार होती है। फीटल हार्ट साउंड जांच एएनसी का भाग होता है। टेटनस सुरक्षा टीटी इंजेक्शन द्वारा प्रदान की जाती है। टीटी की कुल खुराक 2 डोज। 17वां आयरन फोलिक टेबलेट 100 से अधिक टेबलेट। 18वां आयरन की दैनिक मात्रा 60 mg। 19वां फोलिक एसिड की मात्रा 400 माइक्रोग्राम। 20वां कैल्शियम सप्लीमेंट 1000 मिलीग्राम पर डे। 21वां एएनसी में पोषण सलाह संतुलित आहार लेने की। 22वां गर्भावस्था में वजन वृद्धि 11 से 12 किलोग्राम। 23वां खतरे के लक्षण रक्तस्राव होना। 24वां एएनसी में परामर्श जन्म की तैयारी हेतु आवश्यक है। 25वां बर्थ प्रिपरेडनेस में रक्त व्यवस्था जरूरी है। 26वां हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान एएनसी विजिट द्वारा की जाती है। 27वां एएनसी में अल्ट्रासाउंड भ्रूण विकास। 28वां प्रश्न है, डी वर्मिंग टेबलेट एल्बेंडाजोल। 29वां एएनसी का रिकॉर्ड एमसीएच कार्ड पर अंकित किया जाता है। 30वां एंटीनेटल केयर का अंतिम लक्ष्य सेफ मदरहुड है। टॉपिक 9 ब्रेस्ट फीडिंग 31 लाइनर। पहला, स्तनपान का अर्थ माँ का दूध शिशु को पिलाना। दूसरा, स्तनपान शुरू करने का समय जन्म के 1 घंटे के भीतर। तीसरा, पहले निकलने वाले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। चौथा, कोलेस्ट्रम का रंग पीला होता है। 5वां, कोलेस्ट्रम को कहते हैं पहला टीका। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी आईजीए होता है। 7वां, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि 6 महीने होती है। 8वां, 6 माह तक दूध के अतिरिक्त पानी भी नहीं देना चाहिए। 9वां, स्तनपान से शिशु को लाभ संक्रमण से सुरक्षा होती है। स्तनपान से माँ को लाभ गर्भाशय सिकुड़ता है। 11वां, दूध बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन। 12वां, दूध निकालने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन। 13वां, सही लगाव में एरियोला अंदर की ओर होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की सामान्य स्थिति क्रेडल होल्ड। 15वां, गलत लगाव से समस्या निप्पल फटना। 16वां, स्तन में सूजन ब्रेस्ट एनगोजमेंट कहलाती है। 17वां, स्तन संक्रमण मेस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। 18वां, निप्पल फटने की स्थिति को क्रैक्ड निप्पल कहते हैं। 19वां, लैक्टेशनल एमेलोरिया प्राकृतिक गर्भनिरोध है। 20वां, एलएएम विधि 6 महीने तक प्रभावी होती है। 21वां, डिमांड फीडिंग शिशु की मांग पर निर्भर करती है। प्रीलैक्टेड फीड नहीं देना चाहिए। 23, बोतल फीडिंग से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। 24वां, वर्किंग मदर हेतु दूध एक्सप्रेस्ड मिल्क होता है। 25वां, स्तनपान में निषिद्ध भोजन कोई नहीं। 26वां, माँ को तरल की अधिक आवश्यकता। 27वां, ट्विंस बेबी में दोनों स्तनों से बारी बारी से दूध पिलाना चाहिए। 28वां, स्तनपान रोकने की दवा नहीं दी जाती है। 29वां, वीनिंग 6 महीने बाद शुरू की जाती है। 30वां, स्तनपान का मुख्य उद्देश्य पूर्ण पोषण व सुरक्षा। टॉपिक 10 हाई रिस्क प्रेगनेंसी 31 लाइनर। पहला, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का अर्थ जटिलताओं की अधिक संभावना वाली गर्भावस्था। दूसरा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का उद्देश्य माँ व भ्रूण की सुरक्षा। तीसरा, सबसे सामान्य हाई रिस्क कारण एनीमिया। चौथा, गर्भावस्था में एनीमिया एचबी 11 ग्राम से कम हो तो एनीमिया की कंडीशन होती है। 5वां, गंभीर एनीमिया एचबी 7 ग्राम पर डीएल से कम। 6ठा, प्री एक्लेम्सिया की पहचान बीपी 140/90 प्लस प्रोटीन यूरिया। 7वां, एक्लेम्सिया की पहचान दौरे। 8वां, एक्लेम्सिया में प्रथम दवा मैग्नीशियम सल्फेट। 9वां, गेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था में मधुमेह।
10वां गेस्टेशनल डायबिटीज़ की जांच OGTT द्वारा की जाती है। 11वां RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH नेगेटिव माँ और RH पॉजिटिव भ्रूण। 12वां RH इनकम्पेटिबिलिटी की रोकथाम NTD इंजेक्शन। 13वां NTD की सामान्य डोज 300 माइक्रोग्राम। 14 मल्टीपल प्रेगनेंसी जुड़वा गर्भ। 15वां टीनेज प्रेगनेंसी 19 वर्ष से कम आयु में। 16वां एल्डरली प्रेगनेंसी 35 वर्ष से अधिक आयु पर होने वाली। 17वां प्रीवियस एलिशियस उच्च जोखिम कारक। 18वां बेड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बार बार गर्भहानि। 19वां APH का अर्थ एंटीपार्टम हेमरेज। 20वां APH के मुख्य कारण प्लासेंटा प्रीविया अब्रप्शो प्लासेंटा। 21वां हार्ट डिसीज इन प्रेगनेंसी हाई रिस्क स्थिति। 22वां इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी हाई रिस्क कारक। 23वां प्रश्न है ओलिगोहाइड्रोमिनियास कम एमनियोटिक द्रव। 24 पॉलीहाइड्रोमिनियास अधिक एमनियोटिक द्रव। 25वां प्रश्न है प्रीटर्म लेबर 37 सप्ताह से पहले। 26 पोस्टर्म प्रेगनेंसी 42 सप्ताह के बाद तक। 27वां हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ANC विजिट अधिक बार होती है। 28 हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डिलीवरी संस्थान में कराना चाहिए। 29 रेफरल का संकेत जटिलता दिखाना। 30 हाई रिस्क प्रेगनेंसी प्रबंधन का लक्ष्य सेफ मदर एंड बेबी।